गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए 8 मई को एग्ज़ाम है बीपीएससी का 67 बीपीएससी 2022 के लिए प्रीलिम्स, और केवल 16 या 17 दिन का समय जो है शेष बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बीपीएससी वाले जो यूपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है उससे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बीपीएससी की अगर पेड सीरीज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें इन प्रश्नों को भी पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको अलग से प्रश्न मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए तो जरा। पहली केंद्रीय संसद 1952 में बैठी। संवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भारत की समेकित या संचित निधि से दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद पर बने रहने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष है। कोई गलत लग रहा है क्या इनमें? ये सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। और हाई कोर्ट की कितनी है? हाई कोर्ट के जजों की 62 वर्ष। तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं, तो ई है आंसर इसका। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो कुछ पूछना हो तो आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? अनुसूची 2, 5, 6, 10। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों से। और 10वीं अनुसूची पंचायत से, दल बदल से संबंधित है ना। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद आया हो कुछ को आपको? तो 3 करेक्ट हैं, डी वाला गलत गलत है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। जब मूल संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन से। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है। फिर 11वीं जोड़ी गई, फिर 12वीं जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शून्यकाल शब्द का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? शून्यकाल प्रेस ने किया। ठीक है, प्रेस। बहुत सारी चीज़ें संविधान में हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट की हैं, लेकिन शून्यकाल नहीं, ये भारत को ही देना है। तो शून्यकाल शब्द का आविष्कार 1960 में प्रेस ने किया। इसका संसदीय नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी तो रहे, जब आंध्र प्रदेश बना तो उसके बने थे ये। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह भी रहे, शंकर दयाल शर्मा भी। जाकिर हुसैन नहीं रहे। तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित लेखों में से कौन सा कहता है, या निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाते, लेकिन साथ ही साथ यह घोषणा की जाती है कि वे देश के शासन में मौलिक हैं और कानून को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून को लागू करने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। इन सिद्धांतों को लागू करना कर देते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा है। ठीक है। देखिए, ना तो मौलिक कर्तव्यों का आप पालन करोगे, ना ही नीति निषेधक सिद्धांतों का पालन करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ रिट निकल जाएगी और कोर्ट में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत या फिर मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं। लेकिन राज्य चाहे तो आपको दंडित कर सकता है। फिलहाल इसका आंसर बी है। नंबर 6 पर आ जाइए। वार्षिक वित्त विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, बजट शब्द का प्रयोग तो है नहीं संविधान में कहीं भी। ठीक है। वार्षिक वित्त विवरण का प्रावधान है, और वो है अनुच्छेद 112 में। तो वार्षिक वित्त विवरण या केंद्रीय बजट का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्त विवरण शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, बजट का नहीं हुआ। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्पेन की राष्ट्रीय विधायी सभा कोर्टे, नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग, डेनमार्क की संसद फॉलकेटिंग, और जापान की संसद डाइट, और इंडिया की पार्लियामेंट। सारे सही हैं ये। ठीक है, ये बड़ा पूछा गया एग्जाम में, डाइट जापान की। तो ई आंसर हो जाएगा इसका। तो सभी सही हैं, ये सभी सही हैं, तो ई होगा ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राज्य का एडवोकेट जनरल किसके पश्चात काम करता है? जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, मतलब महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में उनका प्रावधान है, वो राष्ट्रपति के पश्चात वैसे ही राज्य में राज्य का एडवोकेट जनरल गवर्नर यानी राज्यपाल के पश्चात होता है। तो अनुच्छेद 165(3) के अनुसार एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात काम करता है। केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगी? क्या है हिंदी? भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत की मातृभाषा है, भारत की सबसे पुरानी भाषा है, भारत की आधिकारिक भाषा। ऐसे स्टेटमेंट को सबसे पहले हटाया कीजिए। देखिए, हिंदी जो है भारत की एक राजकीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा हटा दीजिए। सबसे सही उत्तर क्या होगा? यही वाला हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा। तो हिंदी भारत की क्या है? आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा है, तो वो भी सही है। 10वां प्रश्न है, जोनल काउंसिल या जोनल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रश्न अभी 3 अप्रैल को जो उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था। ठीक है, और इसको प्रधानमंत्री लगा के बहुत सारे लोगों ने गलत किया। इसका उत्तर जबकि है होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। वो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, ठीक है, नीति आयोग होता है, उनके होते हैं प्रधानमंत्री। तो जोनल काउंसिल का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। जनता दल सेकुलर की स्थापना किसने की थी? जनता दल सेकुलर की स्थापना की थी HD देवगौड़ा ने। तो जनता दल सेकुलर कर्नाटक की राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने की थी। एग्जाम में ऐसे भी पुराने अनादिकाल वाले प्रश्न रख देते हैं कभी कभी। 12वां प्रश्न है, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, ऐसे अनुच्छेद 310 में है ये। तो प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 310 में है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी नहीं। भारत का महान्यायवादी, डी। तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। देखिए, महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान करने का अधिकार उसको नहीं होता। यूपीएससी का फेवरेट है, स्टेट पीसीएस का फेवरेट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है महान्यायवादी। बड़े प्रश्न बने महान्यायवादी से। देखिए, महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह किसी ऐसे केस को नहीं लेगा अपने हाथों में जो भारत सरकार के खिलाफ हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद है? कौन सा है वो? ये रोमन में लिखे हैं। ये मान लीजिए 10 हो गया, तो ये 15 हो गया, 16 17 हो गया। ठीक है, ये 18 हो गया, और ये 10, और ये 9 19 हो गया, और ये 10 10 20 हो गया। भाग 20। तो भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? बताना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीनों शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन बंगाली शास्त्रीय भाषा नहीं है। मलयालम है क्या शास्त्रीय भाषा? है। उड़िया है। 2014 में जोड़ी गई, यूपीएससी की फेवरेट है, यूपीएससी ने कर लिया सवाल। तो शास्त्रीय भाषा की नई श्रेणी 2004 से बनाई गई थी, जिसमें तमिल को 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को और तेलुगु को साथ साथ, और 2013 में मलयालम को, और ठीक अगले ही साल उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। और 2014 में ही जो है यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए? पहला है, इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास। इसके किसके मतलब उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। वह भाषा प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा उसे एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। उस भाषा की साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। और चौथा है,
शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग हैं, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। देखिए ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं वो, ठीक है, यानी इसका उत्तर हम ई ही देंगे। तो सभी सही हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहने के लिए वो जितने भी मानदंड है ऊपर के तीनों वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पंचायती राज वित्त निगम की सलाह निम्नलिखित में से किस समिति ने दी थी? पंचायती राज वित्त निगम, इसका उत्तर बलवंत राय मेहता समिति नहीं है, ना ही अशोक मेहता समिति है, ना ही जी.वी. के राव समिति है। इसका उत्तर है के संथानम समिति, ऑप्शन नंबर बी। तो पंचायती राज वित्त निगम की सलाह के संतानम समिति ने दी थी। इसके विपरीत अगर आपको याद हो, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान बलवंत राय मेहता ने किया, ठीक है, और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाना चाहते थे अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एकमात्र गलत कथन है उसको छांटिए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है और भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है, जो पहले कभी यूएसएसआर था। और संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए एक छोटी सी गलती से स्टेटमेंट गलत हो गया ना, डी गलत है। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होगा? चेयरमैन या मेयर? मेयर होता है, मेयर। तो भारत में किसी शहर का पहला नागरिक मेयर होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा ए में है, पढ़िए इसको। दूसरी बी में है, पढ़िए इसको। तीसरी सी में है, पढ़िए इसको। और चौथी हम पढ़ेंगे। देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ है कि भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय जो चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। यही सही परिभाषा है किसी राजनीतिक दल की, डी सही है। तो राजनीतिक दल का अर्थ है कि भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय जो चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। इस तरह से प्रश्न कर लेते हैं एग्जाम में। इस टेस्ट में 25 प्रश्न ऐड किए मैंने। नंबर 21 पर आ जाइए। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो अभी ऊपर तो देखा, इसका उत्तर बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है। 2 स्तर चाहते थे अशोक मेहता। केंद्र राज्य संबंधित सरकारिया समिति। तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए क्षमा, राहत या छूट देने या उसके दंड का निलंबन करने या उसके दंड को कम करने या माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है? इतना बड़ा सा लिखा है, आसान भाषा में प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बता दीजिए कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 है इसका आंसर, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 72। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों, जैसे कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप जो है मृत्यु दंड हो तब। अब देखिए सीमाएं भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, वो अपने स्वयं विवेक से नहीं कर सकते, वो उसके लिए उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श लेना पड़ेगा। और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है।
यदि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर देखें तो अंतर देखेंगे हम सैन्य मामलों में, अंतर देखेंगे हम मृत्युदंड के मामले में। देखिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, परंतु राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामले में विस्तारित नहीं है। ठीक है, मतलब मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते राज्य के राज्यपाल। ठीक है, पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक है, और अधिक ही रहेगा, जो माफ़ ना कर सके तो वो। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ये बोनस प्रश्न होते हैं, इस तरह के पूछ लिए जाएं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट। नंबर 24 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? संसद, हमारी कानून बनाकर संसद, पार्लियामेंट। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, 1977 में 17 हो गई, 1985 में 25 हो गई, और वर्तमान में कितनी है? 34। 33 प्लस 1। ये एक वे कौन है? NV रमन, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए क्षमादान के संदर्भ में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इनमें से कौन सा जो है गलत सुमेलित आपको बताना है। जैसे कि राष्ट्रपति लघुकरण करेंगे किसी का, या राज्यपाल लघुकरण करेंगे, परिहार करेंगे, विराम देंगे किसी व्यक्ति की सजा को, एक और है प्रविलंबन करेंगे। तो क्या क्या होता है इनके सामने, इनका जो है डेफिनेशन लिखी है, कोई गलत होगी तो बताना है आपको। तो लघुकरण में क्या होता है? इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार का अर्थ क्या है? सजा की अवधि को बदलना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को घटाकर 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम क्या होता है? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता हो गई किसी अपराधी को, या जो अपराधी है वो महिला है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट वूमेन है। प्रविलंबन मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल देना, महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर। तो सारे के सारे सही हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें, गलत ढूंढना था ना अपने को, तो सारे करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। इसके अलावा बचता क्या? इसके अलावा बचती है क्षमा, जो दे सकते हैं केवल राष्ट्रपति। तो क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण को दोनों को हटा दिया जाता है जेल से। ठीक है, अब देखिए, दोषी को दंडादेशों और निर्हरताओं से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।